तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर जो कि बीके मैथमेटिक्स कोर्स है उसका एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका हर क्वेश्चन हर पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर ले। आप लोग ने ये काम करना है कि अपने सामने बुक भी रखना है, चूँकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स कुछ के काफ़ी लेंथी होते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सलूशन लिखूँ, सिर्फ वो क्वेश्चन ज़्यादा ना लिखूँ। आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जिस तरह पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स है और हमें कहा जा रहा है कि आप लोग इंडिकेटेड टर्म और जो सम है वो मालूम करें। ठीक है, हमें सीरीज़ दिया गया है या सीक्वेंस 9 7 5 3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका 20th टर्म हमें मालूम करना है, यानी कि A20, और साथ में 20 टर्म्स का सम भी मालूम करना है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ या सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास अर्थमेटिक है, क्योंकि अगर आप देखें हम दूसरे टर्म से फर्स्ट माइनस करें, 7 से 9 माइनस करें तो भी -2 आता है, 5 से 7 माइनस करें तो भी -2 आता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि गिवन सीरीज़ जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP है। A1 फर्स्ट टर्म इसमें 9 है और कॉमन डिफरेंस जो है D वो हमारे पास -2 है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। तो फिर हमारे पास जो AN का फार्मूला होता है, मैं A20 मालूम करूँगा ना, और साथ में S20, ये तो हमारा नीड हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने A20 और S20 मालूम करना है। अब AN का फार्मूला हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए होता है A1 + n-1 इंटू D। ठीक है, और साथ में SN का फार्मूला जो होता है वो है n/2, फिर यहाँ पर है 2A1 + n-1 इंटू D। ये दोनों फार्मूलों का प्रूफ मैं एक और वीडियो में करवा चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा जिस वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ तो सिर्फ उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, फार्मूले का प्रूफ वगैरह टॉपिक्स वगैरह अलग वीडियो में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। फिर यहाँ पर हमें n की जगह 20 लगाना है, तो 20 - 1 से 19 आ जाएगा। फिर यार हम डायरेक्ट भी A20 को A1 + 19D लिख सकते हैं, या फार्मूले में पुटिंग करके B कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो A1 हमारे पास 9 है और D जो है वो -2 है। तो अगर 19 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास उससे -38 आ जाएगा, और -38 + 9 से -29, ये A20 का आंसर बन गया। अब S20 हमें चाहिए, तो 20 / 2 इंटू 2 × 9 हो जाएगा। A1 की वैल्यू 9, या चलो इसी स्टेप में इसको A1 रहने देते हैं, सिर्फ n की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में S20 = 20/2 से 10, 2 × 9 + 20 - 1 से अगेन 19 आ जाएगा, और D की जगह -2 लगा लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 10 × 18 - 38। ठीक है, 18 - 38 से -20 आ जाएगा, और -20 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इससे आंसर आता है -200। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला जो पार्ट था उसमेमें हमने इंडिकेटेड टर्म भी मालूम कर दिया और सम भी मालूम कर दिया। SN का एक और भी फार्मूला है अर्थमेटिक का, उसको हम लिखते हैं SN = A1 n/2 A1 + AN। तो कभी कभी हम वो भी यूज़ करेंगे जब कभी आसानी होगी उसमें हमें, मैं आपको फिर वो समझा दूंगा। दूसरा पार्ट हमारे पास 3 8/3 7/3 2 और फिर अप टू सो ऑन, और इसमें कौन सा टर्म मालूम करना है? 11 टर्म्स का सम और 11 टर्म भी मालूम करना है। ठीक है, तो यानी कि A11 और S11 ये दोनों हमें मालूम करने हैं। एक बार फिर बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही होगा, सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज चेंज दी गई है। तो हमें कॉमन डिफरेंस और A1 चाहिए होता है दोनों फार्मूलों में। तो यहाँ पर तो A1 हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, A1 को हम 3 लिख लेंगे, और D मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि A2 - A1 और A3 - A2 ये टर्म्स बराबर आते हैं। तो 8/3 से 3 माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 3 LCM हो जाएगा, तो 8 - 9 / 3 आ जाएगा, जिससे -1/3 आता है। और A3 - A2 भी चेक कर लेंगे, यानी कि 7/3 - 8/3, तो उससे भी हमारे पास 1/3 -1/3 आ जाएगा। तो ये -1/3 जो है ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू बन गई? ये बन गई D की वैल्यू। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ हमें फार्मूले में चाहिए होती है। तो D की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम AN वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि बराबर होता है A1 + n-1 इंटू D। याद रखें बस, इसमें जो A के साथ नंबर होता है AN, यानी जिस तरह यहाँ पर n की जगह 11 है तो d के साथ उससे एक कम होगा। 11 - 1 से क्या आता है 10d, तो मैंने डायरेक्ट A1 + 10d लिखा। A1 3 और d जो है वो -1/3।
तो हमारे पास आ जाएगा अगर हम LCM 3 ले ले तो 9 माइनस 10 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, जिससे हम लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 3, यानी कि A11 भी हमारे पास -1/3 के बराबर आ गया। फिर हम SN का फार्मूला लिख लेते हैं। SN हमारे पास इक्वल होगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें एक तो हम n की जगह 11 लगा देंगे क्योंकि हमें 11 टर्म्स का सम मालूम करने का कहा गया था। a1 की जगह हम 3 लगा लेंगे, उसकी वैल्यू 3 है, और जो n की जगह दोबारा से 11 माइनस 1 को डायरेक्ट 10 लिख लेंगे, ठीक है। और d की जगह हमारे पास -1/3। तो ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 6 और -10 डिवाइड बाई 3। तो 3 LCM ले लेंगे। 3 LCM लेने के बाद हमारे पास 3 6 आर 18, तो 18 माइनस 10 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और उससे हमारे पास 8 डिवाइड बाई 3 आता है। तो 11/2, ठीक है। और 11/2 से हमारे पास, बल्कि मैंने क्या कर दिया, 18 माइनस 10 से 8 आ रहा है, तो 8 11 आर 88 लिखा, 2 3 आर 6 लिख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, फर्दर 2 से डिवाइड कर दे दोनों को, या बस उसी तरह छोड़ भी सकते हो। असल का मेथड समझना था, जो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 चीज़ें हर क्वेश्चन में, उनमें से कुछ दी जाएगी और कुछ मिसिंग होगी। वो 5 चीज़ें, 5 कौन कौन से है, A1 AN N D और SN। हर पार्ट में इसमें से कुछ दिया जाएगा, कुछ मिसिंग होगा। जिस तरह पार्ट A में आपको A1 2 दिया गया है, N 17 दिया गया है, और साथ में जो D है वो हमें दिया गया है 3। अब हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक AN का फार्मूला है जो कि A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। यहाँ पर हमें चाहिए कौन कौन से, A1 N और D दिया गया है, तो AN और SN मिसिंग है। तो AN का भी हमारे पास फार्मूला है, और SN के हमारे पास 2 फार्मूले हैं। दोनों में से जो हमें सूट करेगा जिस भी पार्ट में, वो यूज़ करेंगे। AN का फार्मूला सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब ये बात जहन में रखें कि हम वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकेंगे जो हमारे पास क्या हो, जिसमें 2 चीज़ें अननोन हो। यहाँ पर तो A1 N और D की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 17 माइनस 1 से 16 आता है, 16 3 48 हो जाएगा, तो 48 के साथ 2 8 कर दिया, AN की वैल्यू 50 आ गई। SN में मैंने आपको बताया था कि इसका एक दूसरा फार्मूला भी है, तो यहाँ पर वो दूसरा यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास A1 प्लस AN है, क्योंकि AN हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो SN बराबर हो जाएगा, N की वैल्यू 17, तो 17 डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू दी गई थी, वो 2 थी, और AN हमने अभी मालूम कर दिया, वो 52 था, 50 आया, सॉरी। तो 50 प्लस 2 से हमारे पास 52 आ जाएगा, ठीक है। और 52 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 26 आ जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 26 को आप लोग मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आंसर आ जाए वो लिख लेना। जो पार्ट नंबर B है उसमें चेक करते हैं कि हमें, सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं और कौन कौन से मालूम करने हैं। A1 माइनस 40 है, और साथ में हमें जो नेक्स्ट चीज़ दी गई है वो S21 है, जो कि 210 के बराबर है। और यहाँ से आप जहन में रखें बात कि जब S21 दिया गया है तो यानी कि N की जगह यहाँ पर 21 है, क्योंकि हमें SN दिया जाता है। जब S21 दिया गया है तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख लिया कि N21 हो गया। तो 3 चीज़ें हैं, कौन कौन चाहिए, AN चाहिए और साथ में D चाहिए, क्योंकि N तो हमने पिक कर लिया कि S21 से। तो AN और D अगर चाहिए तो फिर मैं पहला जो फार्मूला है AN का, वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। उसकी वजह देके, जब मैंने इस फार्मूले को लिखा A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो इस फार्मूले में AN भी मिसिंग है और D भी मिसिंग है। और अगर एक इक्वेशन में 2 अननोन पर आ जाए तो फिर हम उसको दोनों को मालूम नहीं कर पाएंगे, इनमें से कोई भी मालूम नहीं होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो SN का दूसरा फार्मूला है हमारे पास n/2, ठीक है, n/2, और फिर A1 प्लस AN, ये वाला फार्मूला अगर मैंने देखा तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में अगर आप देखें तो इसमें D नहीं है, तो SN की जगह 210 पुट कर लिया। SN का भी वो दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे 2A1 प्लस n-1 इंटू डी वाला, तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि D और AN दोनों नहीं होंगे, बल्कि उससे भी D मालूम हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि उसमें AN नहीं होता। तो ठीक है, बस इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। वैल्यूज़ मैंने पुट की, SN की, N की और A1 की वैल्यू पुट हो गई, और ये 210 अपनी जगह और 21/2 दूसरी साइड मूव कर ले तो 2/21 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो -40 है, इसको अगर हम इस तरफ ले आए तो ये +40 हो जाएगा। तो एक स्टेप में मैं सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास 21 10 210 आ जाएगा, ठीक है। और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 से आ जाएगा 20 को हम 40 के साथ ऐड कर ले
तो हमारे पास 20 + 40 से 60 आ जाएगा। तो जो, और ये मैं एस एन क्यों लिख रहा हूँ, ये एस एन नहीं है, ए एन है, ठीक है। एस एन तो हम पुट कर चुके हैं, एस एन तो हमें दिया गया था, वो तो 210 था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर आता है 20 + 40 वो हमारे पास बराबर हुआ 60 के, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई ना, हमारे पास ए एन मालूम हो गया, जिसको मैंने गलती से एस एन लिखा है। तो अब हम डी भी मालूम करेंगे, तो उसके लिए ए एन का फार्मूला ही यूज़ कर लेते हैं। इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। एस एन जहाँ पर भी मैंने लिखा है इसको ए एन करना है, क्योंकि ये ए एन है ना, गलती से मैंने एस एन लिख दिया था। यहाँ भी ए एन है, नेक्स्ट स्टेप में भी ए एन है, और ये ए एन की ही वैल्यू हमारे पास 60 आई है, सही है। तो यही ए एन का जो बेसिक फार्मूला था पहला, वो यूज़ कर लेते हैं। ए एन 60 हो जाएगा, ए वन माइनस 40 दिया गया है, एन 21 है और डी अपनी जगह, तो इससे डी मालूम हो जाएगा। 60 + 40 = 20 डी, फिर 100 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, 20 को इस तरफ ले आएंगे, तो डी की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, 5, ठीक है। तो हमारे पास दोनों अननोन वैल्यूज़ थी, वो दोनों मालूम हो चुकी। पार्ट नंबर 3 को चेक करते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले A1 दिया गया है, वो है -7 के बराबर, D दिया गया है वो है 8 के बराबर, और SN जो हमें दिया गया है वो 225 के बराबर है। अब आप देख सकते हो A1 D और SN दिया गया है, तो AN मालूम करना है, और साथ में N भी नहीं है, तो AN और N इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट होंगे, वो दोनों मालूम करेंगे। और जैसे ही ए एन और ए एन हमें एक ही फार्मूले में मिलते हैं ना, ए एन वाले फार्मूले में, तो ए एन वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे कर नहीं पाएंगे। तो एस एन का फार्मूला यूज़ कर लेते, उसमें भी वो जो पहला वाला फार्मूला है 2a1 वाला, वो यूज़ करेंगे, 2a1 + n-1 × d, क्योंकि इस फार्मूले में ए एन नहीं है, सिर्फ n है, तो वो मालूम हो जाएगा। एस एन की जगह 225, n अपनी जगह पर, ठीक है, a1 की जगह -7, और यहाँ पर भी n-1 अपनी जगह, और d की वैल्यू हमारे पास है 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 225 × 2 कर लेंगे, ये 2 तो वहाँ सिर्फ n रह जाएगा, और यहाँ से -14 + 8n-8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 225 × 2 से 450 आता है, और 8n अपनी जगह, और 8n और -14 -8 से -22 आ जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n और 8n से 8n स्क्वेयर, फिर -22n और इस 450 को उस तरफ ले जाए तो -450 = 0। तो आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लिया मैंने, तो 4n² - 11n - 225 = 0 आ जाएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, b की वैल्यू -11 है, और c की वैल्यू क्या है, वो -225 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, -b + √b² - 4ac अंडर द रूट कर लेंगे, और डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू लगा लेते हैं, -n अपनी जगह, और b की वैल्यू -11 है, ठीक है। तो माइनस फिर प्लस हो जाएगा, फिर -11 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह -225, सही हो गया। स्क्वायर रूट लगा लेंगे इस पर, और डिवाइड बाई 2a है, तो 2 × 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 4 4s are 16, 16 और 225 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ कैसे क्या आता है। तो यहाँ से हमारे पास 3600 आ रहा है, ठीक है। 3600 डिवाइड बाई 2 4s are 8 अपनी जगह पर लिख लेते हैं, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, 121 + 3600 को 8 कर लेंगे, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उससे जो भी आ रहा है उसको लिख लेते हैं। और आप लोग ने एक बात ज़हन में रखनी है, इससे n की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि n असल में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो याद रखें, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि हमारी क्लास में -10 स्टूडेंट्स है, -14 स्टूडेंट्स है, ऐसे नहीं होता। तो n की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो आप उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर n हमारे पास बराबर आएगा 11 प्लस 61 डिवाइड बाई 8। हम जो पॉजिटिव वैल्यू है मैं आपको फिर कह दूँ कि सिर्फ वही लेंगे, तो हमारे पास 11 प्लस 61 से 72 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। 72 डिवाइड बाई 8 से n की वैल्यू 9 आ गई। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास आ गया, वो 9 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि इग्नोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम इग्नोर करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जब नेगेटिव आते हैं। अब n के बाद हमें और क्या मालूम करना है, उसके लिए देखते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। an मालूम करना है और an किसके बराबर होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें हमारे पास a1 और d की वैल्यू तो पहले से मौजूद थी, n की वैल्यू b हमने मालूम कर ली, तो अब हम an आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास a1 की वैल्यू क्या दी गई थी, -7, n की वैल्यू 9 आ गई और d की वैल्यू थी 8, ठीक है। तो d की वैल्यू भी लगा लेते हैं, तो 8 × 64 आ जाएगा। 64 माइनस 7 से हमारे पास आता है 57। तो ये हमारे पास an और n दोनों की वैल्यूज़ आ गई और ये पार्ट 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 भी इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पार्ट 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, an की वैल्यू दी गई है 4, साथ में S15 की वैल्यू 30 दी गई। तो एक बार फिर जैसे ही मैंने S15 देखा, इसका मतलब कि ये 15 असल में किस चीज़ की वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो a1 मालूम करना है और साथ में d मालूम करना है। इसका मतलब एक बार फिर हम पहला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते an वाला, sn का भी वो पहला यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा यूज़ करेंगे n/2 a1 प्लस an, क्योंकि इसमें a1 है लेकिन d नहीं है इस फार्मूले में। जिसमें a1 और d दोनों अननोन हो तो फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो sn की वैल्यू या S15 की वैल्यू 30 है, n 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने इसको, अच्छा n 15 है सॉरी, और a1 अपनी जगह an की जगह 4 हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2/15 हो जाएगा और प्लस 4 इस तरफ आ जाए तो -4 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 15 2 ज़ार 30, 2 2 ज़ार 4, तो 4 माइनस 4 से आ गया 0। तो a1 0 आ गया, आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब a1 जब 0 आ गया तो हमें क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। और जैसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाए तो d a1 an के लिए फिर वो an का सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमें an दिया गया है, हमारे पास मौजूद है, वो है 4 के बराबर, a1 0, n जो है वो 15। तो हमारे पास आ जाएगा 4 = 14d, और 14 को डिवीजन में ले जाए तो d की वैल्यू b आ चुकी, जो हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 14। तो ये a1 और d दोनों की वैल्यू हो गई। 2 से डिवाइड कर ले तो 4/14 को हम 2 डिवाइड बाई 7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने बराबर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप लोग यही काम करें कि बुक अपने सामने रखा करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा मैं उसको लिख दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी होगी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करूंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कि क्या क्या मांगा जा रहा है, लेकिन आपके पास बुक हो तो और भी आसानी होगी। हमें क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट थोड़ी सी शॉर्ट है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, यानी कि 25 से 350 तक जितने भी नंबर है जो 5 से डिवाइड होते उनका सम हमें मालूम करना है। तो याद रखें 25 से स्टार्ट होंगे, 350 पर ख़त्म होंगे, लेकिन जो 5 पर डिवाइड होते हैं, हाँ 25 ठीक है 5 पर डिवाइड होता है, तो वो जो नंबर्स है रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो हम उसका सीक्वेंस लिख लेते हैं। पहले नंबर होगा 25, फिर 30, फिर 35, वो सारे मतलब 5 डिफरेंस आएगा ना, जो 5 से डिवाइड होते हैं वो लिख रहा हूँ, और लास्ट टर्म हमारे पास 350 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों अर्थमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है, 5 कॉमन डिफरेंस है, और हमें इसका सम मालूम करना है। याद रखें सम के लिए जब आपको लास्ट टर्म दिया जाता है तो फिर सम के लिए n की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो a1 यहाँ पर 25 हो गया, d क्या है, d प्लस 5 है, 30 माइनस 25 से भी 5 आता है और 35 माइनस 30 से भी 5 आता है। तो हम सबसे पहले an का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए। जब लास्ट टर्म होता है और पहला टर्म भी होता है, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस हो, तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना फिर ज़रूरी होता है एस एन के लिए। तो an 350 हो गया, a1 25 हो गया, n अपनी जगह और d की वैल्यू 5 हो गई। तो हम क्या कर लेंगे, 350 से पहले 25 को माइनस कर लेंगे,
फिर हमारे पास और डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं, फिर +1, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में आपको कंफ्यूज नहीं करता। तो इससे हमारे पास 325 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे और -1 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 325 डिवाइड बाई 5 से क्या आता है, 5 6 30, 5 5 35, तो 65 +1 आ जाएगा। और 65 +1 का मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास 66 आ रही है। कैलकुलेशन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेटर यूज़ करके करो, जिस तरह भी करो आप लोग को जिस तरह आसान लगता है। तो अब n की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में n नहीं, हमें इसमें सम चाहिए था, यानी कि Sn चाहिए था, लेकिन उसमें Sn के लिए हमें n दरकार होता, इसीलिए मैंने सबसे पहले n मालूम किया। तो Sn का फार्मूला एक तो a1 + an वाला है, ये थोड़ा सा सिंपल है तो ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म मौजूद है। जहाँ पर लास्ट टर्म नहीं होगा फिर ये यूज़ नहीं कर सकेंगे। a1 25 है, an 350 है, तो हमने क्या करना है, 66 डिवाइड बाई 2 से 33 आ जाएगा और इससे आ जाएगा 375, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग के पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ पर आप Sn का वो दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, दोनों से सेम आंसर आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, चेंज आंसर नहीं आते, लेकिन ये थोड़ा आसान था तो मैंने इसको लिख लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें हमें कहा गया है कि आप 3 नंबर्स अर्थमेटिक सीक्वेंस के जिनका सम हमें दिया गया है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो बुक में, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जिसकी स्टेटमेंट लेती होगी तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करूँगा। तो याद रखें, जब भी आप अर्थमेटिक सीक्वेंस में 3 नंबर कंसिडर करते हो ना, तो वो 3 नंबर्स हमेशा a - d, a और a + d कंसिडर कर लिया करें, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में भी हमें जो कंडीशंस दी गई है तो उससे फ़ायदा क्या होगा इन तीनों से मैं आपको फिर बताता हूँ। और इन तीनों में आप चेक करें तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास d है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन तीनों नंबर्स का जो हमें रिक्वायर्ड नंबर्स हैं तो इनका सम 36 के बराबर है, यानी कि इस a - d, a और a + d को अगर हम 8 करें तो इससे हमारे पास आता है 36, ये क्वेश्चन में कंडीशन है। तो यहाँ पर -d और +d जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही फ़ायदा है हमारे पास ये ऐसे नंबर्स कंसिडर करने का कि हमारे पास a और d ये हमें मालूम हो जाए तो ये तीनों नंबर्स मालूम हो जाएंगे। और जब हमने ऐसे नंबर्स लिए तो डी कैंसिल हो गए, तो पहले कंडीशन से ही हमारे पास a मालूम हो जाएगा। तो 3a 36 के बराबर और a बराबर आ जाएगा 12 के, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि सर हम यही 3 क्यों लेते हैं, हम कोई और क्यों नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल a + d a + 2d क्यों नहीं ले सकते। तो वो अगर ले ले तो फिर इन दोनों कंडीशन से हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए इससे बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड कंडीशन ये है कि इन तीनों के क्यूब्स का जो सम है ना वो हमारे पास 6336 के बराबर है, यानी कि a - d क्यूब + a क्यूब + a + d क्यूब ये बराबर है 6336 के। अब a - b होल क्यूब का फार्मूला किसके बराबर है मैं आपको साइड पर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले a + b क्यूब का फार्मूला देके ये हमारे पास बराबर होता है a⁻³ + 3 और फिर a²b, मतलब a का पावर 1 कम करना है, b का 1 ज़्यादा करना है, तो फिर 3ab² और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा b³। अगर आपको बायनॉमियल थ्योरम के बारे में पता है या नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर मैं उससे ये समझा दूंगा, ये फिर याद करना आसान हो जाता है। माइनस वाले में सेम यही फार्मूला होगा, लेकिन पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह। बाकी दोनों फार्मूले में फ़र्क नहीं है। तो पहले a³ फिर -3, तो a²b, यानी कि a कम और b 1 ज़्यादा, फिर a एक और कम b एक और ज़्यादा, फिर a कम तो a ख़त्म हो जाएगा और b³ आ जाएगा। तो यहाँ पर a - d³ है ना, तो a³ - 3a² + 3ad² और -d³, यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस, फिर a³ अपनी जगह और a + d³ हमारे पास बराबर आ जाएगा a³ + 3a²d, या d³ से नहीं लिखते, तरतीब से लिखेंगे तो आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। 3a² + 3ad² और फिर प्लस d³, पहले और लास्ट टर्म के साथ कुछ नहीं होता, बाकी दरमियान वाले दो के साथ 3 होता है, और 6336 को अपनी जगह पर लिख देंगे। अब आप लोग देख सकते हो -3a² और + 3a² कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह प्लस d³ और -d³ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास a³ जो है वो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3a³ आ जाएगा, सही है। और 3ad² से 6ad² आ जाएगा, राइट साइड पर 6336 जो है वो अपनी जगह पर। अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू लगा देना तो हमारे पास d जो है वो मालूम हो जाएगा। a की वैल्यू हमने मालूम की थी 12 थी, तो 3 × 12³ + 6 ×
प्लस 6 इंटू 12, ए की जगह फिर से 12 और डी स्क्वायर अपनी जगह, और राइट साइड पर 6336 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने 12 का क्यूब लेना है, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे। 6336 से ये माइनस हो जाएगा और 6 12 72 आता है। तो हमारे पास 72 डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू इससे आता है 5184 प्लस 72 डी स्क्वायर और राइट साइड पर हमारे पास है 6336। तो 72 डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6336 माइनस 5184 और इसको इससे जो कुछ भी आ जाए उसको 72 से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर रूट भी मालूम कर लेंगे। और स्क्वायर रूट से हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ आएगी, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों वैल्यूज़ को हमने कंसिडर करना है। अब देखो 1152 को 72 पर डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमारे पास 16 आता है, तो यानी d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू पहले से मालूम है, वो हमने मालूम की हुई है कि वो 12 के बराबर और d प्लस माइनस 4 आ गया। तो एक बार हम ऐसा कर लेंगे कि a को 12 और d को प्लस 4 ले लेंगे और दूसरी बार हम a को 12 और d को माइनस 4 ले लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू पहले से हमारे पास मौजूद है, वो हमने 12 मालूम की हुई है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। और जो नंबर हमने कंसिडर किए थे कौन कौन से थे, एक था a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी था। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, एक जगह पर a12 और d प्लस 4 लेना है, एक जगह पर a12 और d माइनस 4 लेना है। और इससे आंसर से हमारे पास एक ही जैसे नंबर्स आएंगे, सिर्फ तरतीब उनकी चेंज होगी। a माइनस डी यानी 12 माइनस 4 से 8 आ जाएगा, फिर a 12 के बराबर और a प्लस डी तो 12 प्लस 4 से 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 8 12 और 16 आ गए, और जो दूसरा है उसमें रिवर्स ऑर्डर से आ जाएंगे, 16 12 8 आ जाएंगे, मतलब नंबर्स की तरतीब सिर्फ चेंज हो जाएगी, नंबर्स वही है। तो जो हमारे रिक्वायर्ड 3 नंबर्स है वो हमारे पास 8 12 और 16 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आप लोगों ने लिख लेना है कि हिंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 12 एंड 16। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप 3 नंबर्स कंसिडर करते हो वो यही a माइनस डी, a और a प्लस डी होंगे अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस में हो। ठीक है, ज्योमेट्रिक में आ जाए बाद में तो वो भी समझा दूंगा कि वो किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से अर्थमेटिक सीक्वेंस में नंबर्स लेने होंगे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि 4 नंबर्स। तो देखो 4 नंबर जब होना तो वो भी इस तरतीब से लेने होंगे कि उसमें भी वो डी डी कैंसिल हो जाए। तो आप लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। क्यों, इसकी वजह भी सुन ले कि अगर आप a माइनस 2d, a माइनस डी और फिर इस तरह a प्लस डी, a प्लस 2d लेते हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आता। फिर इसमें ये जो मैं 4 ले रहा हूँ माइनस 3d है, फिर माइनस डी, फिर प्लस डी और फिर प्लस 3d, तो इसमें ये है कि इन चारों टर्म्स में सेम कॉमन डिफरेंस आता है और वो है 2d का। आप माइनस करके चेक कर सकते हो, a2 माइनस a1 कर सकते हो और a3 माइनस a2 कर सकते हो, हर दो को दूसरे से माइनस कर लो 2d ही आएगा। पहली कंडीशन इन्होंने क्वेश्चन में ये बताई है कि अगर इन चारों नंबर्स को 8 किया जाए, इसका सम हमें दिया गया है, तो चारों को 8 कर लेंगे और इस तरह 4 नंबर्स लेने से फ़ायदा क्या होगा कि ये डी वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सम इसका 20 के बराबर है क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। तो आप चेक कर सकते हो डी के जितने भी टर्म्स है वो चारों के चारों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4a है, a 4 बार आया है तो 4a हमारे पास 20 के बराबर आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा 5 के। अब a जब 5 के बराबर आ गया तो सेकेंड कंडीशन हम यूज़ कर लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में क्यूब का सम हमें दिया गया था, इस क्वेश्चन में स्क्वायर का सम दिया गया है, क्योंकि इसमें टर्म्स 4 है तो क्यूब का सम दिया जाता तो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो हमें इन चारों नंबर्स के स्क्वायर का सम दिया गया है 120 के बराबर। तो चारों का स्क्वायर ले लेते हैं और इनका सम भी ले लेते हैं, a प्लस डी होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर a प्लस 3d होल स्क्वायर, और राइट साइड पर लिख लेंगे 120, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 120 के बराबर है। सही है, अब जब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2
ए की जगह ए और बी की जगह 3d, टू 3 ज़ार 6 बन जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट 6ad लिख लेता हूँ। a माइनस डी स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad, और फिर प्लस वाला फार्मूला है तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad आ जाएगा, और बाद में आ जाएगा जो हमारे पास नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे टर्म का स्क्वायर 9d स्क्वायर और प्लस 6ad, और राइट साइड पर 120। तो आप देख सकते हो d जितने भी है वो कैंसिल आउट, नहीं सारे नहीं होते, 6ad कैंसिल, 2ad कैंसिल, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, a स्क्वायर 4 बार है तो इससे हम 4a स्क्वायर को लिख लेंगे, ठीक है। 9d स्क्वायर है, फिर 2 बार और 2 बार d स्क्वायर है, तो इसका मतलब इनको 8 कर ले तो 10d स्क्वायर से 20d स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर ए हमें दिया गया है, और ए किसके बराबर है, 5 के बराबर आया था ना, तो हम यहाँ पर ए को 5 पुट कर लेते हैं। अब जब ए पुट हो गया तो 5 स्क्वायर से 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 25 4 ज़ार 100 आ जाता है, तो हम लिख लेंगे 100 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, और माइनस इस 100 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर 20/20 के, क्योंकि 120 माइनस 100 से 20 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई +-1। एक बार फिर हमें a भी मालूम है, d भी मालूम है, एक बार a को 5 और d को +1 लेंगे, दूसरी बार a को 5 और d को -1 लेंगे, तो नंबर्स फिर भी सेम आएंगे, सिर्फ पिछले क्वेश्चन की तरह तरतीब इनकी रिवर्स आएगी जब d-1 होगा तो अब पहला नंबर a-3d था, तो मतलब 5 - 3 × 1, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर a-d, तो 5 - 1 से 4, फिर a+d, 5 + 1 से 6, और a+3d से यहाँ से 6 आ जाएगा, और a+3d जो है उससे आएगा 5 + 3 × 1, यानी कि 5 + 3 जो कि बराबर होगा 8 के। तो जब ये दूसरे में पुटिंग करेंगे तो यही नंबर्स होंगे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब 8 से 8 6 4 2 आएंगे, तो उसको पुटिंग करके खुद चेक कर ले, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने, ठीक है। इसमें x1 x2 x3 हमें कहा जा रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सही। तो जब भी ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। एक इक्वेशन है x1 + x7 + x10 = -6, और दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है वो अपने सामने आप लोग रखा करें ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। x3 + x8 + x12 = -11, ये दोनों इक्वेशन हमें दिए गए हैं, और एक इक्वेशन हमें मालूम करना है, जो हमारा नीड है वो भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सहन में बैठ जाए, समझ में आ जाए। x3 + x8 और प्लस x22 ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम इस इक्वेशन को किस तरह मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल एक काम करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास इक्वेशन है an वाला, an = a1 + n-1 × d, हम वही यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो x1 है हमारे पास तो वो तो अपनी जगह पर आ गया, x7 को हम लिख लेंगे x1 + 6d, क्योंकि an बराबर होता है a1 + n-1 × d, मतलब जो नंबर होता है an के साथ, n की जगह जो नंबर होता है d के साथ उससे एक कम, जिस तरह x10 है तो ये x1 + 9d के बराबर हो जाएगा। तो x1 3 बार है और 6d + 9d से 15d आ गया, तो हमारे पास ये थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। x3 को हम x1 + 2d लिख लेंगे, ठीक है। x8 हो जाएगा x1 + 7d। आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, वही an वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ कि an = a1 + n-1 × d, मतलब d के साथ एक नंबर कम हो गया, x12 है तो x1 + 11d मैंने लिख दिया। तो x1 फिर से 3 बार है
और 2d प्लस 7d से 9d, 9d प्लस 11d से हमारे पास 20d आ जाएगा। तो ये भी -11 के बराबर है। तो दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह? अब देख सकते हो x1 के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो 3x1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो 3x1 प्लस 15d इज इक्वल टू -6 अपनी जगह, और 3x1 प्लस 20d दूसरा इक्वेशन मैंने इसके नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू -11। ठीक है, साइंस चेंज कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे से। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करें 3x1 तो कैंसिल आउट हो गए, सही है। 15d माइनस 20d से हमारे पास आ जाएगा -5d, और राइट साइड पर 11 माइनस 6 से आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू हमारे पास बराबर हो गई -1 के। अब जब d -1 आ गया तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर लेंगे, हमारे पास x1 की वैल्यू b आ जाएगी। देखो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी, दोनों से सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूँ। 3x1 प्लस 15 और d की जगह -1 और इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, सही है। d की जगह मैं यहाँ पर -1 लिख लूँगा। अब 3x1 अपनी जगह, 15 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये -6 प्लस 15 हो जाएगा, और 15 माइनस 6 से 9 आता है। तो 3x1 इज इक्वल टू 9 और x1 बराबर आ जाएगा 3 के, सही है। तो हमारे पास x1 भी मालूम हुआ, d भी मालूम हो चुका। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है अब उसको लिख लेते हैं, और इसमें हमें इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? x3 प्लस x8 और प्लस x22। तो x3 बराबर होगा x1 प्लस 2d के, x8 बराबर होगा x1 प्लस 7d के, और x22 बराबर होगा x1 प्लस 21d के। तो हमारे पास x1 3 बार है, ठीक है, 3x1 हो जाएगा, और d जो है 2 प्लस 7 9 प्लस 21 30d हो जाएगा। तो 3 इंटू 3, क्योंकि x1 की वैल्यू 3 है और d को हमने मालूम किया तो वो -1 था। तो 9 माइनस 30 से हमारे पास आता है -21। तो ये इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि सीरीज़ दिया गया है, इसका सम मालूम करना है। सीरीज़ क्या है? 1 प्लस 3 माइनस 5, फिर 7 प्लस 9 माइनस 11, और फिर है, जैसे ही सीरीज़ दिया गया अब थोड़ा सा सोच ले कि ये कौन सा सीरीज़ है हमारे पास, क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशो है, क्या है इसमें। और एक और बात इन्होंने कहा है कि इसको 8 करे लेकिन अप टू 3 n टर्म्स तक। 3 n टर्म्स का क्या मतलब, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। फिर अब अगर हम चेक करें, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि 3 से 1 माइनस करे 2 आता है, और -5 से 3 माइनस करे तो -8 आता है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 3 n टर्म्स का एक रोल है। देखो सपोज हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं और 9 नंबर्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, और इसमें आपको मैं कहूँ कि इसमें से 3 नंबर्स को 8 करे, तो देखो 1 2 3 को 8 करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा, बाकी 2 को 8 करेंगे तो दूसरा, और बाकी 3 को मतलब 3 को 8 करना है तो हमारे पास ये 9 की जगह 3 टर्म्स आ जाएंगे। यानी कि 9 हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से हमने अगर 3 टर्म 8 कर लिए तो हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगे। तो अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 टर्म्स रह जाते हैं ना, तो अगर हम 3 n टर्म्स में भी 3 जमा करें तो हमारे पास n टर्म्स रहेंगे, क्योंकि वो 9 वाला कंडीशन आप समझ लो ना। 9 टर्म्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टर्म्स है, और उनमें से 3 8 करें तो सिर्फ 3 टर्म्स आ जाते हैं, 9 की जगह 3 टर्म्स रह जाते हैं। तो 3n में से भी अगर हम 3 टर्म्स 8 करेंगे ना, तो फिर हमारे पास 3n नहीं बल्कि n टर्म्स बाकी रह जाएंगे। और ये बहुत सिंपल लॉजिक है, आप खुद इस पर थोड़ा सा सोच ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म्स हो उनको 8 करे तो 1 आता है, 3n टर्म्स हो उनको 8 करे 3 को तो फिर n आता है, सही है। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 माइनस 5 को हम 8 कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है ना। लेकिन अगर हम इनके 3 टर्म्स 8 करें, जिस तरह ये 3n टर्म्स को देख कर मैं कह रहा हूँ, तो 1 प्लस 3 से 4, और 4 माइनस 5 से हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको लिख लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट लिखूँगा 8 करके तो शायद आपको फिर क्लियर ना हो।
अप टू 3n टर्म्स। अच्छा, अब देखो 1 + 3 - 5 से 4 - 5 आता है, और ये 3 8 हो जाएंगे, इसी तरह बाकी 3 8 हो जाएंगे, 3 3 को 8 करना है। मैंने सर्कल्स भी इनसे कर लिए ताकि आपको समझ आए। यहाँ से -1 आता है, 7 + 9 से 16, -11 से आ जाएगा 5, ठीक है, इससे 5 आ जाएगा। 11 13 15 28 है, 28 से 17 माइनस करे तो 11 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास नया सीरीज ये आया। और ये अब अप टू 3n टर्म्स नहीं होगा, अप टू n टर्म्स होगा, क्योंकि 3 टर्म्स को हमने 8 किया है तब जाकर ये सीरीज मिला है। अब अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करें तो 5 से -1 माइनस करो तो 5 -1 यानी कि 5 + 1, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। दिस इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक ये क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है। 2 से 1 माइनस करे, 5 से -1 माइनस करे तो 5 + 1 आ जाएगा जो कि 6 के बराबर। 3 - 2 करे तो 11 से 5 माइनस करे तब भी हमारे पास 6 आएगा, यानी कि ये 6 जो है ये यहाँ पर अब क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो जब कॉमन डिफरेंस आ गया, हमें n टर्म्स तक इस सीरीज़ का सम मालूम करना है, तो अर्थमेटिक का SN का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2a1 + n - 1 × d। अब ये बात जहन में रखें, चूँकि यहाँ पर ये हमें अप टू n टर्म्स तक सम मालूम करना है, तो यानी कि लास्ट टर्म नहीं दिया गया तो इसमें n नहीं मालूम कर सकते, n इसमें n ही रहेगा। a1 की जगह -1 पुट हो जाएगा, d की जगह 6, तो हमारे पास रह जाएगा। बस ये आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ ये 3n टर्म्स वाला लॉजिक था कि आपने 3 टर्म्स को 8 करना है तो फिर n टर्म्स तक हो जाएगा। तो n/2 अपनी जगह, 6n अपनी जगह पर, और -2 -6 से -8 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो n/2 2 × 3n - 4, 2 भी कैंसिल आउट कर ले, तो 2 जब कैंसिल हो जाए तो हमारे पास रह जाएगा n × 3n - 4, और n को 3n के साथ मल्टीप्लाई करे तो 3n² आ जाएगा, और n को 4 के साथ मल्टीप्लाई करे तो -4n। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये वो सम हमने मालूम कर लिया गिवन सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 8, हमें कहा जा रहा है कि शो दैट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n²। मतलब पहले जो n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है उनका सम हमने मालूम करना है और शो करना है कि ये n² के बराबर है। अब चूंकि क्वेश्चन में ही है कि हमें n² के बराबर करना है, एक तो ये बहुत आसान भी होगा, दूसरा इसमें n की वैल्यू मालूम नहीं करनी होगी क्योंकि n ही रहेगा। तो पहले तो पॉजिटिव n जो ऑड इंटीजर्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपके ज़हन में बात क्लियर हो जाए। ऑड इंटीजर्स और जो पॉजिटिव भी हो, और पहले फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का है ना, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के बाद 3 5 7 9 ये सारे, और क्लियरली ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ बनाते हैं क्योंकि a1 इसमें 1 है, पहला टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं वो 2 है, हर दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस 2 है, तो d हमारे पास 2 हो जाएगा। तो SN का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, वो बराबर है n/2, फिर है 2a1 + n - 1 × d, ठीक है। तो n रहेगा, n को कुछ नहीं कहना, a1 की जगह हम 1 यूज़ कर लेंगे और d की जगह यूज़ कर लेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा n/2, फिर 2 + 2n - 2, तो 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 2 भी कैंसिल कर लेंगे, जो n/2 × 2n है, तो ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, तो n × n से आ जाएगा n²। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बहुत इजी, आपको सिर्फ बस सम मालूम करना था और ऑड इंटीजर्स का जो कि 1 से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अब इसमें क्या है, आप बुक ज़हन में रखिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाता, स्टेटमेंट लेंथी है। इन्होंने हमें कहा है कि जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर होता है तो वो हमारे पास है 16, ठीक है, और उसको मैंने जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको मैंने a1 कहा है। फिर जो सेकंड सेकंड में डिस्टेंस कवर होगा तो उसको हम a2 कह देंगे, और वो हमें दिया गया है 48 के बराबर।
थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो A3 हो जाएगा, ठीक है, थर्ड टर्म हो जाएगा, और वो दिया गया है AT के बराबर। तो अगर इन तीनों टर्म्स को देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमें पता चलता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें D 32 है, 48 से 16 माइनस करो तो भी 32 आता है, और AT से 48 माइनस करो तो भी 32 आता है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, हमें यहाँ से पता चल गया, इन तीन टर्म से ही हमें पता चल गया। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या और कहा गया है, हमें कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस मालूम करें, ठीक है, और कितने सेकंड में, इन 6 सेकेंड्स, मतलब 6 सेकेंड्स में जो टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि हम ये 6 सेकेंड्स तक हर सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो 8 करेंगे, तो 6 सेकेंड्स का टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। यानी कि सम मालूम करना है, जब भी टोटल की बात आ जाए मतलब सम मालूम करना है। तो SN का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह हमने 6 पुट करना है क्योंकि 6 सेकेंड्स का डिस्टेंस मांगा जा रहा है ना, तो 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, a1 16 है, और यहाँ पर फिर 6 - 1 आ जाएगा, और d जो है वो 32 के बराबर है। तो बस इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 6/2 से हमारे पास 3 आता है, यहाँ से 32, और 32 5 ज़ार क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, तो 150 आ गया, नहीं 160 आ जाएगा ना, 15 + 1 35 ज़ार 150 आता है, 32 5 ज़ार 160 आ जाएगा। तो हमारे पास 32 और 160 ऐड हो जाएंगे तो 192 आ जाएगा, और 192 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी, और 3 1 ज़ार 3 + 2, तो 576 हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है 6 सेकेंड्स का वो मालूम हो गया, वो आ गया है। अब क्वेश्चन 12 में है क्या है, क्वेश्चन 12 में हमें फिर से आप स्टेटमेंट को खुद देख लें। कहा जा रहा है कि एक बंदा है जो पहले दिन 1 रुपये सेव करता है, ठीक है, फर्स्ट डे पर वो सेव कर रहा है 1 रुपया, सेकेंड डे पर जो करता है तो उसको A2 कह देंगे, और वो कहता है कि वो 2 रुपये दूसरे दिन बचाता है। थर्ड डे पर A3 वो 3 रुपीज़। तो यहाँ पर भी क्लियरली पता चल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 - 1 से भी 1 आता है, 3 - 2 से भी 1 आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस भी जब 1 हो गया तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया ये। हमें कहा जा रहा है कि वो टोटल पैसे कितने बचाता है, टोटल मनी सेव्ड एट द एंड ऑफ द 30th डे, मतलब 30 दिनों के अख्तिताम पर उसने टोटल कितने पैसे बचाए। तो टोटल पैसों का मतलब कि हम SN मालूम करेंगे, S30 मालूम करेंगे, ठीक है। 30th डे पर तो वो 30 रुपये ही बचाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन टोटल मनी मतलब पहले दिन से 30वें दिन तक उसके टोटल पैसे कितने होंगे। तो वैसे इनका फार्मूला मैंने लगा दिया, N30 हो जाएगा, A1 1 है, और D भी हमारे पास 1 है, और N यहाँ पर भी 30 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 30/2 से 15, यहाँ पर मैंने N को N रहने दिया, इसको 30 कर ले, और 2 + 29 आ जाएगा ना, 2 + 29, तो 2 + 29 से 31 आता है, तो 15 को आप 31 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आ जाए, बल्कि 15 1 ज़ार 15, तो 5 कैरी, और 15 3 ज़ार 45 + 5, तो 15 1 ज़ार 15, 1 कैरी था, सॉरी 465, इससे हमारे पास टोटल मनी आ गई। सही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप में है, ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको बस पिक करना है, सही जो हमें गिवन डेटा हो उसको सही से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक थिएटर है जिसमें कि 40 रोज़ है, तो नंबर ऑफ रोज़ को मैंने 40 ले लिया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि हर रो में, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसके सीट्स हमें दिए गए हैं, सेकेंड रो के सीट दिए गए, तो जो फर्स्ट रो के सीट है उसको हम A1 कह देंगे, और वो हमारे पास दिए गए हैं कि 20 सीट है। सेकेंड रो वाले सीट्स A2 हो जाएंगे, वो 23 है, और थर्ड रो के सीट्स हमारे पास A3 हो जाएगा जो कि 26 है। अब बात ऐसी है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया, 23 - 20 से भी 3 आता है, 26 - 23 से भी 3 आता है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इस थिएटर में टोटल सीट्स कितने हैं, मतलब टोटल सीट्स का क्या मतलब कि हम SN मालूम करेंगे, सम करेंगे इन सारी सीट्स को, और N पहले से ही हमें दिया गया था कि नंबर ऑफ रोज 40 है, तो SN का फार्मूला लगा लेते हैं, 2A1 + N-1 इंटू डी। इसमें यही 3 चीज़ें चाहिए होती है, N चाहिए होता है जो दिया गया था कि 40 रोज़ है, तो 40/2 हो जाएगा, A1 हमारे पास 20 है, और D जो है वो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 40 - 1 इंटू 3 हो जाएगा।
तो बस सिर्फ इसको सिम्प्लीफाई करना है। 40/2 से यहाँ पर आ जाएगा 20, 2 20s आर 40 और 39 3s आर आ जाएगा 39 3s आर 117 आता है, क्योंकि 43s आर 120 आता है ना, तो 39 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 117 आ जाएगा। 117 को आप 40 के साथ प्लस करें और फिर 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय समथिंग जो भी आ जाए। नंबर 9, इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड 9 नंबर मैंने इसमें दरमियान में छोड़ दिया था ना, वो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे इस एक्सरसाइज में, हम सारे पार्ट्स कर पाए। फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 है, ठीक है। 9 के मल्टीपल्स मालूम करने हैं बिटवीन किन दो नंबर्स के दरमियान है, बिटवीन 300 एंड 700। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इस सीक्वेंस का पहला टर्म 300 ले लेते हैं और फिर 309 नेक्स्ट लेते हैं, इसी तरह 99 का डिफरेंस रख लेते हैं, लेकिन वो गलत है। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब ये है कि जो 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 के मल्टीप्लिकेशन से आते हो तो मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड होंगे। 300 डिवाइड नहीं होता 9 पर। देखो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, 300/9 करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। 301 डिवाइड करेंगे 302। जब आप 306 तक पहुंचेंगे ना, तो ये पहला मल्टीपल ऑफ 9 है, ये 9 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। फिर बाकी के लिए आपको क्या करना है, बाकी के लिए बस 9 डिफरेंस रख ले। 306 के साथ 9 ऐड करे तो 315 आ जाता है, फिर इसके साथ 9 ऐड करे तो 324 आ जाएगा, और अप टू सो ऑन। लास्ट नंबर भी 700 नहीं लिखेंगे क्योंकि 700 9 पर डिवाइड नहीं होता, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। आप लोग 700 डिवाइड बाय 9 कर लेंगे, पॉइंट में आएगा। फिर आप 699 फिर 698 पीछे आएंगे ना, क्योंकि 700 और 300 के दरमियान के चाहिए। तो जब आप 693 तक पहुंचेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब अब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। A1 हमारे पास 306 के बराबर है और D जो है वो बराबर है 9 के, सही, क्योंकि हर दो नंबर्स में 9 का डिफरेंस है। तो हम इसका सम अभी मालूम कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें, चूंकि पहला और आखिरी टर्म दिया गया है, तो हम इसमें n मालूम करेंगे an के फार्मूले से। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो 693 इज इक्वल टू 306 प्लस n अपनी जगह और d की जगह 9 लगा लेंगे, तो 693 डिवाइड हो जाएगा 306 पर। फिर ये नहीं सॉरी, डिवाइड क्यों होगा, ये तो माइनस में आ जाएगा ना, 306 माइनस में आ जाएगा, सही है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा, और लास्ट में ये -1 दूसरी तरफ लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो मैं एक स्टेप में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो आपके पास जो n है वो बराबर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेटर की मदद से करते हो या जिस तरह भी, n44 के बराबर आ जाएगा। जब n44 आया तो अब हमें SN का फार्मूला लगाना है, क्योंकि असल में तो हमारा नीड सम है ना, सम मालूम करना है। तो SN का फार्मूला लगा लेंगे, जो आसान वाला है वो लगा लेंगे। ये वाला फार्मूला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वो दूसरा यूज़ करता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये तो सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब पहला और लास्ट दोनों टर्म दिया गया हो। तो यहाँ पर तो पहला टर्म भी है, लास्ट भी है, इसीलिए यहाँ इसको यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 44/2 n44 आ गया ना, a1 306 है और जो an है वो 693 है। तो इन दोनों को 8 करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44/2 से तो 22 आता है, तो इन दोनों को 8 कर लेंगे, हमारे पास 999 आ जाएगा, ठीक है। और 999 को 22 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ जाए वो यहाँ पर लिख दो। अब एक ही क्वेश्चन बाकी रह गया फिर, ठीक है, इसके बाद ये वाला तो कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। हमें कहा जा रहा है इंसर्ट इनफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन इंसर्ट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट इनफ अर्थमेटिक मीन्स। और देखो अब यहाँ पर हमें दिया नहीं गया कि कितने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, मतलब हमें ये भी मालूम करना होगा कि कितने इंसर्ट करेंगे। अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 50, ठीक है, 1 और 50 के दरमियान हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, सो देट सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज, जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद सीरीज बनेगा ना, क्योंकि जब जितने भी अर्थमेटिक सीरीज हम ऐड कर ले, हमेशा रिजल्ट में हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज ही बनती है। तो हमने क्या करना है, वो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने और फिर उनको ऐड भी करना है, मतलब वो अलग से एक क्वेश्चन फिर करेंगे। इस क्वेश्चन के एक किस्म से 2 हिस्से हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे ना
हम यहाँ पर एस एन ले लेंगे, वो जो सीरीज़ रिजल्टिंग सीरीज़ का सम हमें दिया गया है, तो इसके लिए हम n/2 a1 प्लस an का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आप देखें एस एन तो इन्होंने दिया है ना, क्या है 459 है, तो एस एन की जगह 459 लिख लेंगे, n यहाँ पर लिख लेंगे, ये हम मालूम करेंगे। a1 और an हम क्या लेंगे, देखो हम 1 और 50 के दरमियान में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, यानी कि जितने भी इंसर्ट कर ले लेकिन उस सीरीज़ का पहला टर्म 1 ही रहेगा और उस सीरीज़ का लास्ट टर्म 50 ही रहना है। तो हमारे पास 459 और यहाँ से ये 51 डिवाइड बाई 2 जो है, ये मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊँ तो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 51 हो जाएगा, सही है। और हम 459 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 51 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो सीरीज़ के टर्म्स है वो हमारे पास 18 आ जाएंगे। सो ये बात अब ऐसे है ना, आप लोग जहन में ये बात रख ले कि हम यहाँ पर मीन्स इंसर्ट करेंगे, यानी कि a1 a2 और कितने इंसर्ट करेंगे वो हमें नहीं पता था, और लास्ट टर्म 50 था। तो देखो ये सीरीज़ हमारे पास इस तरह का सीरीज़ था, इससे हमने इसके नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर लिए और हमारे पास आ गया कि इस सीरीज़ के नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। तो सीरीज़ के नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, सो वी हैव टू, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है ना 18 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, लेकिन हमें 18 अर्थमेटिक मीन्स नहीं इंसर्ट करने, हमें कितने इंसर्ट करने होंगे 16 अर्थमेटिक मीन्स, क्योंकि इस सीरीज़ में तो 1 और 50 भी है ना, इन दोनों के साथ में हमारे पास 18 टर्म्स आए हैं। तो अगर 18 टर्म्स में से ये दोनों टर्म्स हटा दे तो मीन्स तो 16 रहेंगे, इसीलिए हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन्स है वो 18 नहीं बल्कि हमें 16 इंसर्ट करने हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ये पूछा गया था कि कितने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें, तो हमने कर लिए, लेकिन ये नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा इंसर्ट इन अर्थमेटिक मीन्स, मतलब इन अर्थमेटिक मीन्स को मालूम भी करना है, इंसर्ट भी करना है वहाँ पर। तो इसी क्वेश्चन का मतलब जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम 1 लिख लेंगे पहले, फिर जो 16 अर्थमेटिक मीन्स है a1 a2 a3 और फिर a16 और लास्ट में लिखेंगे 50, ये हमें इंसर्ट करने होंगे, ठीक है। तो देखो इस सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो तो a1 है और ये 50 कौन सा टर्म है, a18 है ना, वो हमें वहाँ से भी क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस a18 को कंसिडर करेंगे, a18 बराबर है 50 के। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर 17d आ जाएगा, क्योंकि a18 बराबर होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने किस बुनियाद पर लिखा, an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a18 है तो a1 प्लस 17d हो जाएगा, a1 1 के बराबर, तो 1 प्लस 17d इज इक्वल टू 50, तो 17d बराबर हो जाएगा 50 माइनस 1 के, ठीक है। 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं और 49 जो आ गया उसको डिवाइड कर लेंगे 17 पर और इसको 17 पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब जब d हमारे पास आ गया, a1 पहले से मौजूद है, तो हम ये सारे अर्थमेटिक मीन्स मालूम कर सकते हैं। जो a1 है हमारे पास पहला अर्थमेटिक मीन, तो ये कौन सा टर्म है सीरीज़ का, सेकेंड टर्म है ना, और सेकेंड टर्म का मतलब कि इसको हम a1 प्लस 1d लिखेंगे। तो a1 हमारे पास 1 था और d 49 डिवाइड बाई 17 था, तो 17 एलसीएम हो जाएगा, तो 17 प्लस 49 डिवाइड बाई 17 आ जाएगा, इससे हमारे पास आता है 66 बाई 17, ये पहला आ गया। जो दूसरा है a2 है वो हमारे पास थर्ड टर्म होगा, जो कैपिटल A2 है, क्योंकि स्टार्ट में तो 1 था ना, 1 के बाद a1 और फिर a2, तो ये थर्ड टर्म, तो ये बराबर a1 प्लस 2d हो जाएगा। तो a1 फिर अपनी जगह और 2 इंटू 49 बाई 17, इसको सिम्प्लीफाई करें आप। इसी तरह आप बस क्या करें, 2-3 मालूम करें और फिर डाट्स लगा दे, 16 के 16 कौन मालूम करेगा, a3 जो है वो a1 प्लस 3d हो जाएगा, तो a1 प्लस 3d तो 1 प्लस 3 इंटू 49 बाई 17 हो जाएगा। इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हो, सिम्प्लीफाई करना है तो तब भी कर लो, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 14 भी मालूम हो गया। आप 3-4 मालूम करो, अपने टाइम को देखो पेपर में, उसके हिसाब से मालूम कर लो। और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 था उसके तकरीबन हर एक पार्ट को, हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।